हाँ बच्चों, देखो लास्ट क्लास में क्या क्या कर दिया हम लोगों ने कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है बी के अंदर, करंट उसमें से जा रही है आई, और एल लेंथ उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। एल लेंथ अगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है एफ इक्वल टू आई एफ की साइन थीटा। इसको डील कर दिया। एक हम लोगों ने तो पैरेलल वायर अगर एक दूसरे के पास में रखे हों डी डिस्टेंस पर और दोनों ही अगर करंट कैरिंग हो तो उनके बीच में फोर्स कितना लगता है। कल हम लोगों ने ये किया था डेरिवेशन कि अगर ये दोनों पैरेलल वायर हैं, कल का बता रहा हूँ लास्ट क्लास का, ये अगर वो पैरेलल वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये भी इनफाइनाइट पे गया हुआ है और ये भी इनफाइनाइट पे गया हुआ है, ये नीचे भी इनफाइनाइट पे गए हुए हैं दोनों, और इसके अंदर करंट जाएंगे I1, इसके अंदर करंट जाएंगे I2। मान लेते करंट सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। तो ये दोनों एक दूसरे के यूनिट टाइम पर फोर्स लगाते हैं और दोनों की यूनिट टाइम पर सेम फोर्स लगता है, तो वो फोर्स का फॉर्मूला होता है F/L इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन कितना अपॉन 2 पाई d। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है कितना फोर्स लगता है, दोनों के ऊपर इतना फोर्स लगता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। और अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स कैसा लगता है अट्रैक्टिव। इसके ऊपर भी फोर्स ऐसे लगेगा और इसके ऊपर भी फोर्स ऐसे लगेगा। ये फोर्स इसलिए खाएगा क्योंकि इसके मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करेगा, ये फोर्स इसलिए खाएगा क्योंकि इसके मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करेगा। तो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड से ये क्या करेंगे फोर्स खाएंगे और फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगता है ये कल हम लोगों ने कर दिया था, है ना, ये कर दिया था हम लोगों ने। अब देखो, अब हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे मान लो कि ये एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ये एक वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, आपको अटेम्प्ट करना है पहले ये क्वेश्चन देखो। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ऊपर भी इनफाइनाइट पे क्या हुआ है, नीचे भी इनफाइनाइट पे क्या हुआ है, करंट वैरी है इसके अंदर आई, यही करंट वैरी है। और यहाँ पे एक वायर है और ये वायर जो है ऐसे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, ये वायर ऐसे रखा हुआ है और इस वायर का लेंथ है मान लेते हैं एल। इस वायर का लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक एल, इतनी लेंथ है। और ये यहाँ से एट ए डिस्टेंस डी स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे डी डिस्टेंस से ये वायर स्टार्ट हो रहा है, ये वायर है, इनको थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं। और इस वायर में भी करंट है कितनी, इस वायर में करंट है मान लेते हैं I2, इस वायर के अंदर करंट है I1 और इस वायर में करंट है I2, है ना। तो इस वायर के ऊपर फोर्स कितना लगाएगा, ये वाला वायर है, इस वायर के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा ये अपने को पता करना है। तो अपने को पता करना, फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय वायर ऑफ लेंथ L ड्यू टू वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ये अपना क्वेश्चन है, ये अपन अटेम्प्ट करेंगे। 2 मिनट आप सोचोगे, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। ये वाला वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, ऊपर भी इनफाइनाइट पे क्या हुआ है, नीचे भी इनफाइनाइट पे क्या हुआ है, और ये वाला वायर फाइनाइट लेंथ का है। अटेम्प्ट करो इसको फटाफट, इंटीग्रेशन से होगा। सर लॉग की टर्म में आ रहा है क्या? यार मैंने तो अभी बना के दिया क्वेश्चन, तो तुम सॉल्व करो जैसा भी हो रहा है, फिर मैं करूंगा तब। मतलब याद नहीं है मुझे क्वेश्चन आंसर क्या है। मुझे लगा ये क्वेश्चन करवा देते हैं, तो मन में सोचा और ये बना दिया क्वेश्चन।
देखो मैं करता हूँ, ध्यान दो इधर। सर हो गया। क्या है आंसर? सर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई इंटू ln l प्लस d माइनस ln d। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, तो सॉल्व करूंगा इसको। ये तो कल का था, हिसाब कर रहा हूँ। देखो क्या कर रहे हैं अपन, सबसे पहले तो ये समझेगा कि ये वायर फोर्स क्यों खाएगा। ये वायर फोर्स इसलिए खाएगा क्योंकि ये इसके मैग्नेटिक फील्ड को मैच करके फोर्स खाएगा। नो डाउट ये वायर भी फोर्स खाएगा, लेकिन हमारा टारगेट ये वायर है तो हम इस पे निकालेंगे। अच्छा फोर्स निकलता कैसे? अगर कोई भी एन लेंथ का वायर अगर बी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, अगर कोई भी एन लेंथ का वायर अगर बी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, और एन लेंथ का वायर अगर बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये जो है बी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और लेंथ इसकी एल है, एट एन एंगल थीटा रखा हुआ है, करंट जा रही है इसके अंदर आई, तो कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर उसके वायर की लेंथ एल है, करंट उसमें आई जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जब थीटा में बनता हुआ पड़ा है, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये फोर्स लगता है आई एल बी साइन थीटा, ये फोर्स उसके ऊपर लगेगा, है ना। अब अपन क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर एक एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पर एक एलिमेंट लेते हैं छोटा सा, ये डिस्टेंस डी है, याद रखना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये डी है, वायर डी डिस्टेंस से चालू हो रहा है, तो हम लोगों ने वो वायर की लेंथ एल है, इसको मैं नीचे दिखा देता हूँ, वायर की लेंथ जो ये एल है, ये यहाँ से हटा रहा हूँ, और मैंने क्या किया, इसमें करंट I2 है, ये मैं I2 थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट दिया छोटा सा, और इस एलिमेंट का लेंथ दिया मैंने dx, इस एलिमेंट का लेंथ दिया मैंने dx, ये dx लिया मैंने एलिमेंट का लेंथ, है ना। तो और ये जो एलिमेंट मैंने पकड़ा है, ये मैंने पकड़ा है एट एन डिस्टेंस x डिस्टेंस पर ये मैंने एलिमेंट दिया है, x डिस्टेंस पर मैंने एलिमेंट दिया, छोटा सा टुकड़ा लिया, तो उस छोटे से टुकड़े का नाम रखा dx, और इस dx में से भी करंट कितनी जाएगी, तो dx में से भी करंट I2 जाएगी, है ना। तो इस dx पर अपन स्मॉल फोर्स निकाल लेते हैं, तो इस x डिस्टेंस पर इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो निकालते हैं अपन, तो मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, डी की जगह ये एक्स टर्म में ले लेंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन कितना, अपॉन 2 पाई डी, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, डी की जगह अपन क्या काम में ले लेंगे x, और I की जगह इसमें करंट है I1, तो ये काम में ले लेंगे हम लोग I1, तो ये आ जाएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट करेगा। अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ, तो यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि करंट इसमें ऊपर है, पॉइंट इधर है, उंगली ऐसे जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी इनसाइड, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करके ये जो dx लेंथ का वायर है जिसमें I2 करंट है, ये फोर्स का जाएगा ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स का जाएगा कौन सा वायर, ये dx लेंथ वाला एलिमेंट, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड small wire of dx length with experience force मान लेते हैं df, तो df की वैल्यू कितनी होगी, df स्मॉल फोर्स लगेगा उसके ऊपर, तो df की वैल्यू हो जाएगी df इक्वल टू फार्मूला काम में लेंगे inv sin थीटा, थीटा जो है वो तो कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो जा रहा है अंदर और वायर की लेंथ है ऐसे, तो थीटा तो 90 हो गया, तो फोर्स लगेगा df इक्वल टू करंट इसमें I2 inv sin थीटा लगा रहा हूं, फार्मूला लगा रहा हूं f इक्वल टू inv sin थीटा, तो I तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसका, मैग्नेटिक फील्ड I लेंथ इसकी कितनी, लेंथ इसकी dx ILB sin थीटा थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, ये फार्मूला लगाया है। अब हम लोग इसके अंदर b की वैल्यू डाल देते हैं, b की वैल्यू कितनी है, तो b इक्वल टू म्यू नॉट I1
अपॉन 2πx, ये b की वैल्यू पर यहाँ उठा के पढ़ देते हैं, तो ये df आ जाएगा I2 dx, b की वैल्यू डाली हमने म्यू नॉट I1 अपॉन कितना 2πx, और sin 90 कितना हो गया, sin 90 हो गया 1, ये हो गया। तो ये df आ गया, इसको थोड़ा सेट करके लिख लेते हैं, ये आ गया म्यू नॉट I1 I2 नीचे 2 पाई, और ये आ गया dx अपॉन x, ये आ गया। अब ये तो इस एलिमेंट पर फोर्स है, लेकिन ये ऐसे एलिमेंट चालू का सबसे पहला एलिमेंट होगा यहाँ पर होगा जब ये इस वाला एलिमेंट, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक पहले होंगे, तो सबसे पहला एलिमेंट यहाँ आएगा, तो ये x किससे इक्वल हो जाएगा, d के, और लास्ट एलिमेंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो फिर से x की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी d प्लस l। तो ये पूरा वायर, अगर तुम इस वायर के ऊपर लटक कर इस वाले वायर को देखो, तुम क्या बोलोगे कि यार ये वाला जो छोटा वाला वायर है जो फाइनाइट लेंथ का है, ये फैला हुआ है d से लेके d प्लस l तक, d से चालू हो जाता है और d प्लस l तक फैला हुआ, तो ऐसे एलिमेंट जो है वो d से लेके d प्लस l तक होंगे, तो इसको इंटीग्रेट कर दो d से लेके d प्लस l तक, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स हो जाएगा F इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, सभी छोटे छोटे फोर्स का इंटीग्रेशन कर दो d से लेके d प्लस l, ये कर दो, तो df की वैल्यू डाल दो, df की वैल्यू डाली हम लोगों ने म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई dx अपॉन x, और लिमिट चलेगी d से लेके d प्लस l। क्यों है ये लिमिट, भाई ये एलिमेंट सबसे पहले यहाँ पर होगा तो ये x d के इक्वल हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर ये पूरा वायर बना है, हम लोगों ने छोटा फोर्स निकाला है छोटे एलिमेंट पर, और लास्ट एलिमेंट आएगा यहाँ पर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d प्लस l, तो इसे इंटीग्रेशन कर दिया हम लोगों ने d से लेके d प्लस l तक। सही था तुम्हारा, सही था, क्यों, क्योंकि ये ln में ही आएगा, तो ये आ गया। अब इसको कांस्टेंट को तो ले लो बाहर और इंटीग्रेशन कर दो, तो इस साइड में कर रहा हूं मैं, जैसे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा मिटा दूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, बोर्ड भर गया है पूरा, जगह नहीं है। तो ये मिटा रहा हूं इस साइड वाला, तो देखो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये कांस्टेंट इसको तो ले लो बाहर, तो dx पर x का इंटीग्रेशन, तो टोटल फोर्स हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, इसको तो ले लिया बाहर, और इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग dx अपॉन x का, और ये लिमिट चली जाएगी d से लेके d प्लस l, ठीक है। dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है ln x या log x, ln x लिख दो या log x लिख दो, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा f इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log x, लिमिट चली जाएगी d से लेके d प्लस l, ठीक है, और इसमें लिमिट डालेंगे तो ये आ जाएगा f इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, और ये आ जाएगा log d प्लस l माइनस log d, ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार x की जगह ये d प्लस l चला गया, एक बार ये d चला गया, ठीक है। अब क्या करें, अब log a माइनस log b का फॉर्मूला लगा दो, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो देखें, ये फॉर्मूला होता है log a माइनस log b, अगर ये दो log ऐसे हैं तो अपन इसको log a by b लिख सकते हैं, तो याद रखते हैं अपन, तो यह आ जाएगा f इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, और ये आ जाएगा log d प्लस l अपॉन कितना d, ये आ जाएगा। समझ गए, ये आ जाएगा फोर्स, ये आया था क्या, यस सर। चलो ठीक है, वेरी गुड, नोट करो बाकी बच्चे।
हो गया बच्चों? कमेंट करके बताओ मुझे ताकि आगे बढ़े। हो गया? सभी कमेंट कर दो फटाफट, नोट ही तो करना है या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो गुड, आ गए कमेंट, आगे बढ़ रहे हैं। देखो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग फोर्स एंड टॉर्क, या बोले मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। एक्सपीरियंस बाय a current carrying rectangular coil held inside uniform magnetic field। ये टॉपिक है हमारा। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक कॉइल को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सिंगल वायर रखे तो देख लिया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग सिंगल वायर रखें तो फोर्स खाता है F इक्वल टू ILB साइन थीटा, है उसी पे बेस्ड है। लेकिन अब हम लोग एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखेंगे और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगला सेक्शन इसी से ही चलेगा। अगले जो 3-4 टॉपिक है वो इसी टॉपिक से चलेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला निकलेगा, ये जो टॉर्क निकलेगा, ये बेसिकली गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल बन जाएगा। और गैल्वेनोमीटर से हम लोग बनाएंगे वोल्टमीटर और एमीटर। वोल्टमीटर और एमीटर का अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो पढ़ेंगे, है ना, और वो इसी फॉर्मूले से चलेंगे। तो अब एम्पियर सर्किटल लॉ आएगा, उसके बाद में फिर एक नया सेक्शन चालू होगा, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये एक नया सेक्शन चालू हो रहा है और इससे हम लोग 3 एपरेटर्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है तीनों, वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, है ना। तो ध्यान से समझना है। देखो इधर क्योंकि ये आगे का कॉन्सेप्ट है, एक तरह से ये समझ लो, ये जो डेरिवेशन है। देखो सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई वायर पड़ा हुआ है, ये वायर पड़ा हुआ है एल लेंथ का, एक वायर पड़ा हुआ है एल लेंथ का, और उसके अंदर करंट फ्लो कर रही है आई, और ये एट एन एंगल थीटा पड़ा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, लेकिन फिर समझ लो, कोई बच्चा अगर ढूंढ रहा है तो इस एल लेंथ के वायर, ये जो एल लेंथ का वायर है, जो करंट कैरिंग वायर है, ये फोर्स खाता है। और फोर्स कितना खाता है? फोर्स खाता है F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। क्या आपको एंगल लेना पड़ता है, इस एंगल का साइन लेना पड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लेनी पड़ती है। वायर की कितनी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो लेनी पड़ती है, और वायर में करंट कितनी है ये लेनी पड़ती है। ये आपको फोर्स का फॉर्मूला मिलता है। फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग? इससे दोबारा देख लो, राइट हैंडेड स्लैब रूल से। ये होता है आई, ये होता है आई, ये चारों उंगलियां होती है बी, बी की डायरेक्शन इनको रखते हैं, आई की डायरेक्शन अंगूठा रखते हैं, और फोर्स मारने का जो डायरेक्शन होता है ये एफ होता है। ये इधर ये होता है, ये एफ होता है।
है ना, इससे निकालते हैं या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, FBI इससे भी निकाल सकते हो आप, तो इसकी डायरेक्शन देते हैं हम लोग इससे। तो चलो हम लोग हमारा डेरिवेशन चालू करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग पैरेलल लाइन से शो करते हैं। ये मैं पैरेलल लाइन से शो कर रहा हूँ, इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन से, बराबर बराबर डिस्टेंस की पैरेलल लाइन बना दीजिए। ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इधर बी नाम। इसके अंदर एक कॉइल पड़ी हुई है, और वो कॉइल कैसी पड़ी हुई है कि कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड से फाई एंगल बना रहा है। कॉइल का प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल बना रहा है, मान लेते हैं फाई, कितना एंगल बना रहा है। तो ये जो है ये कॉइल पड़ी है, ऐसे पड़ी हुई कॉइल, ये ऐसे कॉइल पड़ी है। कॉइल का एक नाम रख देते हैं हम लोग, कॉइल का नाम रख देते हैं हम लोग PQRS, PQRS। और इस कॉइल के अंदर करंट चल रही है आई, करंट कैरिंग कॉइल है, ये आई करंट चल रही है, ये आई करंट इसमें बह रही है। इसके अंदर आई करंट जो है वो लूप के अंदर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, और ये इसके अंदर पड़ा हुआ है ना। अच्छा, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है सपोज करो फाई, इस एंगल को मैं लेता हूँ फाई, दिस एंगल इज फाई, ये एंगल फाई। तो इंफॉर्मेशन क्या क्या हमारे पास में इंफॉर्मेशन है। अच्छा, इसकी जो कॉइल की जो लेंथ है वो तो है L, मतलब ये लेंथ तो मान लेते हैं हम लोग L, और ब्रेड्थ मान लेते हैं हम लोग इसकी B। ये जो है ये ब्रेड्थ है इसकी B, तो ये भी B होगा और ये भी L होगा क्योंकि रेक्टेंगुलर कॉइल है। तो इंफॉर्मेशन क्या क्या हमारे पास में, लेंथ ऑफ कॉइल है L, ब्रेड्थ ऑफ कॉइल, ब्रेड्थ ऑफ कॉइल है B, और मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वैल्यू है वेक्टर B, और कॉइल के करंट जो है वो कॉइल में। अच्छा, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल ये हो जाएगा L इंटू बी, ये हो जाएगा L इंटू बी। लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। अब ये जो फाई है ये किस किसके बीच में एंगल है, इसके प्लेन के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा और कॉइल का प्लेन जो है ये ऐसे टेढ़ी रखी हुई, पर बिल्कुल ऐसे नहीं रखी हुई, हल्का सा जो टेढ़ी रखी हुई है ना, ये ऐसे टेढ़ी रखी हुई, बिल्कुल ऐसे नहीं रखी हुई, बिल्कुल ऐसे नहीं रखी हुई, हल्की जैसे टेढ़ी पड़ी हुई है। तो मैग्नेटिक फील्ड और उसके प्लेन के बीच में ये जो एंगल दिख रहा है, ये एंगल अपने को ये फाई एंगल बता रखा है आप लोगों ने। तो फाई क्या है, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है वो कितना है, वो फाई है। ये इंफॉर्मेशन हमारी। देखो इसको जरा मिटाऊंगा मैं इंफॉर्मेशन और हेडलाइन, वो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ये इंफॉर्मेशन और हेडलाइन मिटाऊंगा, लंबा डेरिवेशन है, यही खत्म हो पाएगा आज। ओके बच्चों, मिटा रहा हूं मैं हेडलाइन और इंफॉर्मेशन। अब देखो, अब हम लोग इस कॉइल पे टोटल फोर्स निकालते हैं। सबसे पहले फोर्स कैलकुलेशन करते हैं, फोर्स ऑन कॉइल, फोर्स एक्सपीरियंस बाय कॉइल कितना फोर्स महसूस करेगी ये निकाल रहे हैं। तो देखो कॉइल कितना फोर्स महसूस करेगी, इसके एक एक साइड पर निकाल लो फोर्स। पहले निकाल लो PQ पर, फिर निकाल लो QR पर, फिर निकाल लो RS पर, और निकाल लो SP पर। तो टोटल फोर्स निकाल लेंगे हम लोग। तो हम लोग निकाल रहे हैं फोर्स
ऑन साइड PQ, PQ साइड में निकाल रहे हैं पहले, और ये फोर्स मान लेते हैं हम लोग F1 है। तो F1 देखो कितना हो जाएगा, F1 इक्वल टू इसके वायर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है फाई, और इसकी ब्रेड्थ कितनी है, लेंथ है इसकी b, ये b है तो ये भी b होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ये b तक जा ही रहा है, तो फार्मूला लगाना अपने को I L B sin थीटा, तो थीटा की जगह ये फाई दे रखा है अपने को, तो ये आ जाएगा I करंट, ब्रेड्थ है इसकी, लेंथ है इसकी b, कैपिटल B sin फाई, ये आ जाएगा, ये फोर्स आ जाएगा। अच्छा, इस फोर्स का अगर हम लोग डायरेक्शन देखें, इस फोर्स का डायरेक्शन देखें, तो डायरेक्शन देखने के लिए क्या है कि हमारे पास में जो रूल है, उस रूल के अंदर करंट के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है। भाई हम लोग इसको मानते हैं करंट, हमारे पास जो रूल है वो ये है कि इसको तो मानते हैं हम लोग करंट, ये चारों उंगलियां होती है मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, इसके बीच में अंगूठे के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री तो अपन इसका एंगल पहले 90 डिग्री बनाते हैं, है ना, करंट के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल अपन 90 डिग्री बनाते हैं। तो देखो कैसे बनेगा, इस एसपी को पकड़ के बाहर लाऊंगा, तो इस कॉइल को हल्का सा ऐसे रोटेट करो, ऐसे रोटेट करो, है ना, जैसे ये कॉइल ऐसे पड़ी हुई है, ऐसे टेढ़ी, तो इसको ऐसे घुमाओ, थोड़ा सा ऐसे घुमाओ, तो इस एसपी को तो ले लो बाहर, और ये क्यूआर घुस जाएगा अंदर, तो आपको करंट अंदर चलती दिखाई देगी। अब अंदर चलती दिखाई देगी तो आप हाथ ऐसे खोलोगे, आप हाथ ऐसे खोलोगे तो ये करंट है अंगूठा, तो ये तो अंदर जाता हुआ दिखाई देगा, नेगेटिव फील्ड इधर दिखाई देगा, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और नीचे लगेगा ये पेपर के प्लेन में, तो ये फोर्स लगेगा इसके ऊपर F1 ऐसे, F1 लगेगा ऐसे, तो इस F1 का डायरेक्शन क्या हो गया, F1 का डायरेक्शन हो गया डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड कैसे हो गया, डाउनवर्ड हो गया इन द प्लेन ऑफ पेपर, डायरेक्शन हो गया इसका डाउनवर्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर के प्लेन में डाउनवर्ड फोर्स लगा है, ये F1। अब हम लोग निकाल लेते हैं QR पर, फोर्स ऑन QR, फोर्स ऑन साइड QR, और इस फोर्स को मान लेते हैं हम लोग लेट F2, तो F2 देखो कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा, अब इसकी लेंथ कितनी है L, इसकी लेंथ L है क्योंकि ये L है तो ये भी L होगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो फोर्स कितना हो जाएगा F2 I, लेंथ L है B sin 90, तो ये आ जाएगा ILB, sin 91 हो गया, sin 91 होता है, ये आ गया ILB। अब अगर हम लोग डायरेक्शन निकालें, तो डायरेक्शन निकालने के लिए देखो जरा, करंट जा रही है ऊपर, इस फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं और F2 की तरफ की करंट जा रही है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में, करंट ऊपर जा रही है ना, ये अंगूठा ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, मतलब ये जो साइड है नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी, इसके ऊपर नीचे फोर्स लगेगा, तो F2 का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होगा, तो इस F2 को लिख देते हैं हम लोग क्रॉस फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, मतलब ये वाली जो साइड है अंदर जाने की कोशिश करेगी, इस बोर्ड को फोड़ के अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या लिखे हम लोग, इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर के प्लेन के अंदर की तरफ लगेगा, ये जो स्क्रीन दिख रही है आपको इसके अंदर की तरफ लगेगा, जैसे स्क्रीन को फोड़ के अंदर घुस रहा हो, यानी ये वाला साइड तो ये अंदर जाने की कोशिश करेगा, इस बोर्ड के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, ये तो नीचे खींचेगा, ये तो नीचे खींचेगा, नीचे इसी प्लेन के अंदर, है ना, और ये अंदर की तरफ, जैसे ये मेरा हाथ है, तो ये वाला जो साइड है ये तो इधर खींचेगा, इधर जैसे इसको कोई रस्सी से पकड़ के नीचे खींच रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऐसे, तो ये अंदर घुसने की ऐसे घूमने की कोशिश करेगा ऐसे। अब तो ये आ गया फोर्स F2। अब हम लोग निकाल लेते हैं इस RS पर, फोर्स ऑन RS, अब इस फोर्स को मान लेते हैं हम लोग F3, तो F3 देखो कितना होगा, F3 उतना ही होगा जितना इसके ऊपर लगा है, तो F3 होगा वही I, करंट I है इसके अंदर, यही करंट, ब्रेड लेंथ इसकी B है, मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है, IBB एंगल sin फाई। अब इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा, वापस इसके एंगल को 90 डिग्री बनाओ, 90 डिग्री बनाओगे तो इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा कॉइल को, तो ये SB आएगा बाहर, QR आएगा अंदर, तो आपको करंट बाहर आती हुई नजर आएगी, बाहर आती हुई नजर आएगी, तो आप हाथ कैसे खोलोगे, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट बाहर आती हुई नजर आएगी, तो फोर्स लगेगा ऊपर, तो इसमें फोर्स लगा ऊपर की तरफ, ये लगा F3,
F3 का डायरेक्शन क्या है, क्या अपवर्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब ये अगर कॉइल है तो ये वाली साइड ऊपर खींचने की कोशिश करेगी, ये नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, ऊपर खींचने की कोशिश कर रही है। तो जैसे इस उंगली को कोई ऊपर खींच रहा है ऐसे, या इसको नीचे खींच रहा हूं मैं ऐसे, तो ये फोर्स किधर लगेगा, फोर्स लगेगा अपवर्ड इन दी प्लेन ऑफ पेपर, पेपर के प्लेन में लगेगा, अपवर्ड लगेगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं फोर्स ऑन साइड एस पी, हम लोग निकालते हैं फोर्स ऑन साइड एस पी। मान लेते हैं ये फोर्स है F4, ये फोर्स मान लेते हैं हम लोग F4, तो F4 कितना होगा, F4 उतना ही होगा जितना F2 है, क्योंकि इसकी लेंथ जितनी होती है इसकी लेंथ है, करंट नीचे जा रही है, ये एंगल 90 बन रहा है, तो ये लगेगा वही आई एल बी साइन 90, साइन 90 वन हो जाएगा, तो ये लगेगा आई एल बी। और इसके ऊपर अपन डायरेक्शन देखें तो करंट जा रही है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो आपका हाथ ऐसे खुलेगा, ऐसा खुलेगा तो फोर्स बाहर की तरफ आएगा, तो ये साइड बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगी, मतलब ये कॉइल है, ये कॉइल है, तो ये तो अंदर जाने की कोशिश कर रही है, इसको पकड़े कोई बाहर खींच रहा है तो ये रोटेट होने की कोशिश करेगी ऐसे, और इसको ऊपर खींच रहा है कोई, इसको नीचे खींच रहा है, ये चार साइड है, क्योंकि रुको मुझे पेपर देके दिखाने दो एक बार। जैसे ये पेपर है, ये कॉइल है, मान लो आपकी ऐसे टेढ़ी पड़ी है, तो इसको तो खींच रहा है कोई नीचे इस वाली साइड को, इसको खींच रहा है कोई ऊपर, इसके ऊपर धक्का लग रहा है ऐसे, और इसके ऊपर धक्का लग रहा है ऐसे, तो ये दोनों फोर्स, ये जो F4 F4 इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे, ऐसे ऐसे घूमने की कोशिश करेंगे, तो टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। अच्छा, फोर्स वाइज अगर अपन बात करें तो देखो, ये F1 और F3 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों प्लेन में ऊपर नीचे, तो ये F1 और F3 इक्वल और अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, और F2 और F4 इक्वल और अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, तो F1 और F3 कैंसिल हो जाएंगे, और F2 और F4 कैंसिल हो जाएंगे, ये F3 ऊपर की तरफ, तो F1 एंड F3 कैंसिल ईच अदर, and F2 and F4 will cancel each other, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा, इसके ऊपर नेट फोर्स आएगा 0। तो ध्यान रखना, अगर रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर कभी भी कोई एक क्लोज लूप पड़ा हो करंट कैरी, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। नेट फोर्स हमेशा उसके ऊपर क्या रहेगा, नेट फोर्स हमेशा उसके ऊपर 0 रहेगा, नेट फोर्स 0 आ जाएगा उसके ऊपर हमेशा। तो देखो इसको जरा, ये नेट फोर्स निकाल लिया, कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन ये F2 और F4 बाहर की तरफ है, F4 इसके अंदर अगर अपन दिखाएं तो F4 जो ऐसे लग रहा है इसके ऊपर, ये F4 है, और इसका डायरेक्शन निकालता हूं मैं टॉप, मतलब ये वाला साइड तो बाहर ना जाता है, अंदर ना जाता, तो ये ऐसे घूमना चाहती है कॉइल, कॉइल की टेंडेंसी घूमने की हो जाएगी, ये F2 और F4 मिलके एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, एक मोमेंट ऑफ फोर्स बनाएंगे। तो कुछ सेकंड स्टे करो पेज पे, इसको पढ़ो और मुझे कमेंट करके बताओ कि इतना क्लियर है क्या। और ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो, ये तो चलो रेक्टेंगुलर की बात करी हम लोगों ने, अगर ये कॉइल सर्कुलर भी होती, किसी और शेप की भी होती, टेढ़ी मेढ़ी भी होती, लेकिन अगर क्लोज लूप में होती, तो कोई भी क्लोज लूप जो कि करंट कैरिंग है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाता है, ध्यान रखना। पेज की रीडिंग लगा के मुझे कमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। कमेंट चाहिए, क्लियर है क्या।
तो नेट फोर्स तो क्या हो गया, नेट फोर्स तो इसके ऊपर हो गया 0, यानी फोर्स वाइज तो इसका मोशन नहीं होगा, फोर्स हमेशा ट्रांसलेटरी मोशन कराता है, तो नेट फोर्स तो इसके ऊपर 0 है। लेकिन ये F2 और F4 मिलके इसको घुमाने की कोशिश करेंगे। ये जो QR साइड है, ये QR साइड तो अंदर जाने की कोशिश करेगी, है ना, और इस एक्सिस क्या होगी, घूमने की कोशिश करेगी, QR साइड तो अंदर जाने की कोशिश करेगी और ये SP साइड बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो नेट फोर्स तो 0 है। बता रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट तो आप कर दे रहे हो। सो ओवरऑल बात क्या हुई, सो ओवरऑल नेट फोर्स is 0, so no transitory motion, नो ट्रांसलेटरी मोशन, कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा इन पॉइंट, पॉइंट में कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा क्योंकि फोर्स हमेशा ट्रांसलेटरी मोशन कराता है। लेकिन ये F2 और F4 इसको घुमाने की कोशिश करेंगे, बट F2 and F4 will try to rotate the coil, coil को रोटेट करने की कोशिश करेंगे। सो और जो फोर्स रोटेट करने की कोशिश करता है उसका हम लोग टॉर्क निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि टॉर्क क्या है, जो घुमाने की कोशिश करता है, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। सो मोमेंट ऑफ फोर्स, जब दो फोर्स लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, घुमाने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कपल। तो मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ कपल, कपल फोर्स F2 एंड F4, इस F2 F4 का मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क भी बोलते हैं। तो टॉर्क निकाल रहे हैं हम लोग। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा, कभी भी कपल का अगर आप टॉर्क निकालते हो तो कोई भी एक फोर्स ले लो, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये कपल का मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि दोनों फोर्स सेम है, F2 और F4 दोनों ILP है, और एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा ईथर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्स। ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। कोई भी एक फोर्स ले लो, अगर दो फोर्स कभी भी घुमाने की चेष्टा करें तो कोई से भी एक फोर्स ले लो और दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो। तो फोर्स कितना है, फोर्स है ILP, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इस F2 और F4 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन निकाल के देखते हैं। इस F2 को तो मैं शिफ्ट कर देता हूं इस वाले कॉर्नर पर, और इस F4 को शिफ्ट कर देता हूं मैं इस वाले कॉर्नर पर। देखो एक नया डायग्राम बना रहा हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं, और एक नया डायग्राम बना रहा हूं। देखो इधर केवल SR दिखाऊंगा मैं। इस F2 को तो ले आता हूं मैं पॉइंट R पर, और इस F4 को ले आता हूं मैं पॉइंट S पर। तो ये दिख रही है अपने को SR, RS, ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। केवल ये दिखाया मैग्नेटिक फील्ड, केवल ये दिखाया मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली लाइन दिखाई है, और ये RS दिखाया है, और ये एंगल है फाई। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है d, ये डिस्टेंस d दिखाया है। F2 को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, तो इसके ऊपर लग रहा है F2, ये मैं ऊपर दिखा देता हूं क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में ये F2 ऊपर दिखा दिया, कैसा है ये क्रॉस, और इसको दिखा देता हूं मैं नीचे, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं, क्योंकि इसको क्रॉस तो अंदर की तरफ तो दिखा नहीं सकता, इसलिए मैंने इसको ऊपर बना दिया। हालांकि F2 ऊपर लग नहीं रहा, F2 ऊपर लग नहीं रहा, लेकिन अब मैं नीचे नहीं दिखा सकता ना उसको, -z डायरेक्शन में नहीं दिखा सकता, तो क्या करूं, तुम्हें समझाना है मुझे। तो ये F4 बना दिया मैंने नीचे, ये है डॉट। अब इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालें, इस फोर्स को पीछे लिया,
इसका लाइन ऑफ एप्लीकेशन ये है और यहां से एक परपेंडिकुलर डालना, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं m, जहां ये परपेंडिकुलर पड़ा तो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया m, ये फाई है तो ये भी फाई होगा। तो अब आप ये sm निकाल लो, sm कितना हो जाएगा, sm हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया sm, है ना। अब sm हो गया तो ट्राइंगल आप नाम मिल लो SRM, बाय ट्राइंगल SRM। इस ट्राइंगल के अंदर sm अपॉन SR करोगे आप, sm अपॉन SR, sm अपॉन SR, तो SR तो b है और sm इस ट्राइंगल का क्या है, बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा cos फाई, फाई के लिए निकालना है तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगा cos फाई, तो sm आ जाएगा SR cos फाई, और SR b है तो sm कितना आ जाएगा, sm आ जाएगा b cos फाई, ये आ गया sm। ये उठा के रख दो यहाँ पर, ये यहाँ पुट कर दो, तो ये आपकी टॉर्क की कैलकुलेशन चल रही है साहब, ऐसे हम उठा के रख दिया हमने यहाँ पे, तो ये आ गया आपके टॉर्क की कैलकुलेशन। स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो। रेक्टेंगल कोई लगी मैं नहीं मिटाऊंगा। हाँ सर इसमें तो दोनों फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सर b है ना। नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वो तो टेडी डिस्टेंस है, वो तो टेडी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का है, वो तो स्लांट डिस्टेंस है दोनों के बीच की। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो तुम परपेंडिकुलर मारोगे तब मिलेगी ना। तो वो थोड़ा इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ सर। भाई कॉइल क्या टेढ़ी रखी हुई इस मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। F2 बेसिकली, इस पे F2 लग रहा है ऐसे, थोड़ा 3D विजुअलाइजेशन करो इसका, इस पे F2 लग रहा है ऐसे, ये आ रहा है ऐसे F4, ये आ रहा है ऐसे, ऐसे 4। अब ये डिस्टेंस तो टेढ़ी हुई है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होगा। इनका लाइन ऑफ एप्लीकेशन हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन ऑफ एप्लीकेशन किधर है, इसको मैंने ऊपर दिखाया, इसको मैंने नीचे दिखाया, तो ये जो भाई क्या हो रहा है कि ये कितना जा रही है ऐसे, ये कितना जा रही है ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगी, है ना। 3D के अंदर ऐसा लगता है कि यार ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, लेकिन ये होगी नहीं। अब देखो इसकी लाइन ऑफ एप्लीकेशन जा रही है, इसमें परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाती है। अगर ये कॉइल जो है, अगर ये कॉइल बिल्कुल ऐसे पड़ी होती ना, ऐसे इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल ऐसे पड़ी होती, जैसे ये पेपर है, ये कॉइल है, तो ये ऐसे पड़ी होती ना, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाती। क्या होता फिर, इस पे लगता फोर्स ऐसे, इस पे लगता है ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाती है। अभी चक्कर क्या है कि कॉइल ऐसे पड़ी है, टेढ़ी थोड़ी, ये ऐसे पड़ी हुई है, हाँ सर आ गया ऐसे समझ। टेढ़ी। आ रही है बात समझ में। हाँ सर आ गया। एक्चुअली में ये फील करना पड़ेगा अपने को, तुम इसको ऐसे समझो, है ना, ये मतलब थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर ये ऐसे पड़ी होती कोई भी, टेढ़ी पड़ी हुई कोई, तो अपने को ऐसा लग रहा है कि यार यही परपेंडिकुलर, तुम ऐसा समझो कि ये कोई ऐसे पड़ी हुई है, ऐसे है बिल्कुल ऐसे है, तो हम इसके ऊपर तो लगता है नीचे की तरफ, इसके ऊपर लगता है ऊपर की तरफ, तो हम लोग ये भी सामने लेते हैं कि कोई की सारी टेढ़ी पड़ी हुई है, टेढ़ी पड़ी हुई, तो ये तो और अंदर घुसना चाहती है, ये यहाँ पे जो वाला साइड बाहर की तरफ जाता है, तो ये डिस्टेंस टेढ़ा हो गया इनके बीच में। तो ये स्लांट डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसका कंपोनेंट किया। तो चलो ये यहाँ पे बी कॉस फाई हम लोग रख दें, मिटा रहा हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ये ऐसे में यहाँ पे रखूंगा तो टॉर्क आ गया आई एम बी मल्टीप्लाइड बाय बी कॉस फाई, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू आई एल बी कैपिटल बी कॉस फाई। बट एल बी मैंने क्या बताया था, एल बी मैंने बताया था एरिया,
लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ कॉइल। तो टॉर्क आ गया आई ए बी cos फाइव, ये आ गया फॉर वन टर्न। अगर कॉइल में एक टर्न है और कॉइल के अंदर अगर एन टर्न है, तो फॉर एन टर्न ऑफ कॉइल टॉर्क इक्वल टू आ जाएगा एन आई ए बी cos फाइव। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग ये फाइव एंगल कंसीडर ही नहीं करते। हम लोग कॉइल का जो एंगल है, आपको बुक में ये फॉर्मूला मिलेगा ही नहीं, आपको मिलेगा साइन थीटा। कॉस फाइव की जगह मिलेगा आपको साइन थीटा। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो प्लेन के साथ में नहीं देखते एंगल। वो जो कॉइल है उसका एंगल प्लेन के साथ में नहीं देखते, वो पता है किसके साथ में देखते हैं? प्लेन के ऊपर, कॉइल के प्लेन के ऊपर मारे हुए परपेंडिकुलर के साथ में। तो ये कॉइल का प्लेन है, देखना जरा ध्यान से, ये कॉइल का प्लेन है, ये कॉइल का प्लेन है, ये जो दिख रहा है ये कॉइल का प्लेन है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ दिस इज प्लेन ऑफ कॉइल। तो ये जो प्लेन ऑफ कॉइल एंगल बना रहा है ये तो फाइव। अब इस कॉइल के प्लेन के ऊपर मैं मारता हूँ एक परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मालूम होती है, परपेंडिकुलर जाएगा ऐसे, ये मारा मैंने एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इस कॉइल के प्लेन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। फिर वापस थोड़ा सा 3D में सोचना पड़ेगा। ये ये परपेंडिकुलर है, फाइव जो है वो, ये जो फॉर्मूला है ये फाइव, ये फाइव है एंगल बिटवीन, दोबारा देख लो इसलिए मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिखी थी, दिस इज एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड प्लेन ऑफ कॉइल, ये फाइव है। ये तो फाइव है। अब मैं इस कॉइल के ऊपर एक परपेंडिकुलर मार रहा हूँ, ये कॉइल पे मारा मैंने एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मारा, तो परपेंडिकुलर जब प्लेन पे ही मारा तो प्लेन के साथ में परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो ये एंगल कितना बन गया 90 डिग्री, है ना? तो इस वाले एंगल को, मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच के एंगल को मैंने बोला है थीटा, इस एंगल का नाम बताऊंगा थीटा। तो हम लोग एक और एंगल ले रहे हैं, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर drawn on the plane of coil। ध्यान से पढ़ो दोनों, ये जो थीटा है ये कॉइल के प्लेन पे एक परपेंडिकुलर मारा है हम लोगों ने, ये जो थीटा है ये कॉइल के प्लेन पे परपेंडिकुलर मारा है, तो उस परपेंडिकुलर और बी के बीच में एंगल है, ये बी जा रहा है, ये बी जा रहा है, ये बताता हूं मैं सबको, ये बी जा रहा है, ये बी जा रहा है। तो प्लेन और बी के बीच में तो एंगल है फाइव, बी और परपेंडिकुलर के बीच में एंगल है थीटा, तो थीटा प्लस फाइव कितना हो गया 90। तो थीटा प्लस फाइव कितना हो गया, थीटा प्लस फाइव अपन लिखेंगे 90 डिग्री। तो यहां से फाइव कितना आ गया, फाइव आ गया 90 माइनस थीटा, फाइव आ गया 90 माइनस थीटा। तो ये फाइव 90 माइनस थीटा उठा के पुट कर दो NIAB cos फाइव में, जो आपका फॉर्मूला निकला है इसके अंदर पुट कर दो, ये उठाओ यहाँ पुट कर दो, तो ये कितना आएगा देखो, आएगा टॉर्क इक्वल टू NIAB cos फाइव की जगह 90 माइनस थीटा, और बायोलॉजी के बच्चे याद कर लोगे cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, ये होता है sin थीटा। तो याद आएगा टॉर्क इक्वल टू NIAB sin थीटा, ये फार्मूला यूज होता है। यानी एंगल आपको किस किस के बीच में देखना है, एंगल आपको देखना है प्लेन पे जो परपेंडिकुलर मारा है उसके बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। क्लियर है?
स्क्रीनशॉट ले लो उसका। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और अगर थीटा हो 0 डिग्री तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है। नेट फोर्स तो हमेशा 0 रहेगा, इस कंडीशन में टॉर्क भी 0 हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में रहेगी पॉइंट। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, और कितना हो जाएगा NI। मैक्सिमम टॉर्क में कुंडली को घूमना आसान रहता है, जो कॉइल होते हैं वो घूमना आसान रहता है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। इस फार्मूले को, इस NIA को हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं, अगले चैप्टर में आएगा। NIA इक्वल्स टू, इसको मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M भी कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अगले चैप्टर में आएगा। अभी के लिए याद कर लो। तो ये फार्मूला ऐसा भी हो सकता है, टॉर्क इक्वल्स टू NP sin थीटा, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है टॉर्क इक्वल्स टू M क्रॉस V, ये भी लिखा जा सकता है। ये फाइनल आपका डेरिवेशन लंबा चौड़ा फिनिश हुआ है। एक बार रीडिंग कर लेंगे वापस, या वीडियो देख लेना एक बार वापस। ये है, तो आज की क्लास में यही रोकूंगा। हो गया आज का लेक्चर कंप्लीट मेरी तरफ से। तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। कल मिलते हैं। बाय बच्चों, बाय बाय।